देखिए ह्यूमन आई का जैसे मैंने आप पहले जो आप लोग को पढ़ाया था उसमें आगे कराते हैं। ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर जैसे ये बोर्ड पे बना हुआ है, ये पूरे का पूरा पहले आप लोग को पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें। 8 क्लास की बुक में है, जितना इसमें नहीं इससे ज्यादा उसमें पढ़ना था। तुम्हारे पास लखवीर सिंह की बुक है ना? तीनों पार्ट है तुम्हारे पास? चलिए ठीक। मैंने टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई बताया था आपको। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज वाला बताया था, फोर पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बता दिया था। हेलो, हाँ उसको कहो कल सुबह बात करेगा मेरे से, ठीक है ना? कल, हाँ कल, हाँ सुबह आएगा वो बात हो जाए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हमारे पास दो आंखें क्यों होती है? भगवान ने दो आंख दी, किसी ने कुछ सोच के दिया होगा। आखिर दोनों आंखों का क्या फायदा है? ठीक है, a human being has a horizontal field of view of about 150 डिग्री। हम 150 डिग्री तक के एंगल तक देख सकते हैं। मतलब कि 180 कैसे हुआ, जैसे सामने देख रहे हैं और अगर ये डायरेक्शन बिल्कुल और ये डायरेक्शन 180 का बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर हम यहाँ देखें और इस कॉर्नर पे ये पूरा हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम देख क्या पाते हैं, सामने और कॉर्नर पे देखें तो थोड़ा बहुत दिखेगा, तो 150 डिग्री हमारा क्लियर होता है। ह्यूमन आई 150 डिग्री तक क्लियर देख सकता है। ठीक है, with one eye and about 180 डिग्री with two eyes। और हाँ सॉरी, मतलब एक आंख से बंद करें तो हम 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं, और दोनों आंख से देखें तो लगभग उस कॉर्नर तक हमें धुंधला ही दिखे, लेकिन दिखता है। मतलब आप यहाँ बैठे हो, कोई अचानक से वहां से कोई चीज फेंके तो तुरंत आप उसको अपने आप को डिफेंड करोगे या आप अटेंशन में आ जाओगे। ठीक है जी। विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज इनहेंस्ड विद टू आईज। कोई फेंट मतलब धुंधली चीजों को साफ साफ देखने के लिए हमें दो आंखों की जरूरत होती है। Our eyes are separated by a few centimeters and each eye sees a slightly different images। ठीक है, हमारी जो दो आंखें इसके बीच में, ये नॉस्ट्रिल से हमारे नाक का जो हिस्सा है उसके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, कुछ सेंटीमीटर का दूरी होता है। So our eyes are separated by a few centimeters and each eye sees a slightly different image। और हमारी दोनों की दोनों आंखें थोड़ी बहुत डिफरेंट इमेज देखती है। वो कैसे? Our brain combines the two images into one, tell us how close or far away things are, keeping both the eye open, provide the third dimension of depth। अगर हम एक आंख से देखें तो किसी चीज की है ना गहराई पता नहीं चलेगी या डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब दोनों आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन उन दोनों इमेजेस को मिक्स करके एक इमेज बनाता है, और एक तीसरा डायमेंशन जो डेप्थ होता है वो भी उसमें देता है। डेप्थ मतलब कि कौन चीज कितनी गहराई में है, कितनी दूरी पे है। ठीक है, डिटेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती है और उसको जो ठीक करने का तरीका वो क्या है, देखते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, the defects due to which a person cannot see the object distinctly and comfortably are called defect of vision। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को साफ साफ नहीं देख पाए या बिल्कुल नहीं देख पाए तो इसको डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे। द मेन डिफेक्ट ऑफ विजन आर मायोपिया। मायोपिया मतलब कि नियर और शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष जिसको बचपन में आपने पढ़ा होगा, और हाइपरमायोपिया मतलब फार और लॉन्ग साइटनेस। अब देखिए उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको नियर शॉर्ट डिस्टेंस है, ये नियर या शॉर्ट साइटनेस है, या जिसको बेटा मायोपिया भी कहते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि आपको दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखेगी। शॉर्ट में दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखेगी, और जो क्या कहते हैं लॉन्ग या फार हो जाएगा उसमें नजदीक की चीजें साफ साफ, जस्ट अपोजिट हो जाता है। और प्रेस बायोपिया क्या होता है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब ये होता है कि ना तो आपको नजदीकी चीजें साफ साफ दिखेंगी, ना दूर की चीजें साफ साफ दिखेंगी, दोनों की दोनों प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए, सो मायोपिया और नियर शॉर्ट साइडनेस के बारे में बात करें। पहले हम क्या बात कर रहे हैं, आप इसमें है ना लैपटॉप पे देखेंगे, स्क्रीन समझ में आएगा। फोन को साइलेंट कर दो। अगर मान लीजिए कि नियर या शॉर्ट साइडनेस है, मतलब कि हमें दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिख रही है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे ठीक होगा, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। इन दिस डिफेक्ट a person can see nearby object distinctly but cannot see distant object clearly। मैं बोल रहा हूं नजदीक की चीजें तो साफ साफ दिखेंगी, लेकिन दूर की चीजें हमें साफ साफ नहीं दिखेंगी। ठीक है, in this case image forms before retina and not on the retina। अब देखिएगा, अगर इसमें होता क्या है, आखिर मायोपिया में या शॉर्ट साइडनेस में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमें दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखती लेकिन नजदीक की चीजें साफ साफ दिखती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन द केस ऑफ मायोपिया और नियर और शॉर्ट साइडनेस, जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले बनती है, रेटिना के आगे से बनती है। ठीक है, a person with this defect has a far point nearer than infinity। This defect arises due to the decrease in focal length of the lens because of excessive curvature of eye lens or elongation of the eyeball। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था, हमारे जो यहाँ देखो बेटा बोल रहे हैं, ये जो हमारी है ये आई लेंस है। ठीक है, कहा ये जा रहा है दो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये ज्यादा कर्व हो जाएगा, ज्यादा इसमें कर्व आ जाए, इस कारण से ऐसा होगा। ठीक है, कर्वेचर मतलब कि किसी के कर्व का ज्यादा से ज्यादा कर्व हो जाना और टेढ़ापन उसमें आ जाना, एक तो ये होता है। और दूसरा क्या होगा कि इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल और ज्यादा इलोंगेटेड, मतलब कि बड़ा साइज का। जब आई बॉल का साइज बड़ा होने लगे, ठीक है, या जी कर्व होने लगे, ये दो कंडीशन होगी, तब आपको क्या होगा, मायोपिया की शिकायत होगी। अब देखते हैं, एज अ रिजल्ट द इमेज इन फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, और इस कारण से रेटिना जो है हमारी, ये है रेटिना, इस पे इसके ऊपर जब इमेज बनेगी, मतलब 6/6 की विजन, इसके पीछे बन रही हो तो फार साइडनेस, जिसको कि हाइपरमायोपिया कहते हैं, रेटिना के आगे बन रही हो कोई इमेज, रेटिना के बिहाइंड, और रेटिना की अगर बिफोर बन रही हो इसका मतलब शॉर्ट साइड। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा हम मायोपिया का इलाज कर सकते हैं। A concave lens of suitable power will bring back the image on retina। concave lens में ये खासियत होती है कि वो दोबारा उस इमेज को रेटिना के ऊपर लेकर के आए। जैसे देखेंगे आपको ये फार पॉइंट ऑफ द आई, हमारा ये फार पॉइंट मतलब आईज जो हमारी है, आंखें इससे आगे नहीं देख सकती। ठीक है, ये हमारी आई लेंस है और ये है रेटिना जहां पॉइंट पे चीजें बनती है। अब होगा क्या कि पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां से ये रेज आती है, और आपको पता है कि हमारी रेटिना कॉर्निया, ये फ्रंट पे कॉर्निया होता है, देखिए ये कॉर्निया ना, कॉर्निया और ये प्यूपिल और ये लेंस, इसकी ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होती है, इससे लाइट अंदर जाती है, तो पैरेलल आएगी और ये लेंस को पार करते हुए क्या करेगी मायोपिया में कि रेटिना के ऊपर ना बन के रेटिना से पहले ही किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाएगी, इसी पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, सो नियर बाई ऑब्जेक्ट और फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो दूर बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट
इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पे रेटिना के पहले इमेज बन रही है। तो करेंगे क्या, अब ये जो है हमारा कौन सा लेंस है बताइए फिर से, कनकेव लेंस है, ठीक है। केव, केव मतलब कि धंसा होगा गुफा की तरह, केव याद, कनकेव को केव की तरह याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कनकेव लेंस होती कैसी है, वो अंदर धंसी हुई होगी, देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर धंसी हुई है। तो कनकेव लेंस में क्या होता है, जब हम ये लेंस लगाते हैं जैसे चश्मे में, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारे आंखों में आती है तो ये इसके फोकल लेंथ को बढ़ा देती है। हमारे लेंस के थ्रू पास होने के बाद इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो रेटिना के ऊपर होता है। इसीलिए सब आदमी के आंखों का जो चश्मे का पावर होता है कि नहीं होता। अगर आपकी फोकल लेंथ अब डिपेंड करती है कि रेटिना की कितने आगे बन रही है, कितने नजदीक बन रही है, कितने ज्यादा दूर बन रही है, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे आपका आंखों का पावर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ रेटिना के और पहले होता जाए और पहले होता जाए, तो आपको उतना ही ज्यादा पावर का चश्मा दिया जाएगा ताकि रेटिना के ऊपर उसका जो भी कन्वर्जेंस से हो सके, मतलब सारी रेज मिल सके। तो कनकेव लेंस क्या करता है, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को, रे ऑफ इंसिडेंस जिसको कहते हैं, को लेंस के अंदर से जाने के बाद एक ऐसे मीटिंग पॉइंट पे मिलाने के लिए काबिल बनाता है जिससे कि वो रेटिना के ऊपर इमेज बन सके। फार पॉइंट ऑफ मायोपियस आइज ए पे है, देख रहे हैं, ये हो गया। बी हमारा क्या है, मायोपिया आई, ये मायोपिया का केस है जिसमें नजदीक चीजें नहीं दिखती है। और ये क्या है हमारा सी, करेक्शन फॉर मायोपिया। अब इसमें हमने करेक्शन कर दिया। एक तो है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहले केस में प्रॉब्लम ही नहीं पिक्चर में, दूसरे में मायोपिया के शिकार है, और तीसरे में हमने वो लेंस लगा के, किससे बात कर रहा है बेटे, कल से ऑफ करके रखिएगा फोन। तो हमने क्या किया, कनकेव लेंस लगाया, तो जो रेटिना के पहले जो इमेज बन रही थी वो अब रेटिना के ऊपर बनने लगी, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। हम जब लगाएंगे तो क्या होगा ना कि ये जो हमारे इसके ऊपर तो रेटिना के ऊपर इमेज बन ही रही थी, अब वो जो फोकल लेंथ है वो आगे पीछे होने लगेगा, तो हमें चीजें ब्लर दिखने लगेगी। और एक चीज और, हमारा जो वो तभी हमारे अंदर ऐसा होता है जब हमारी सिलेरी मसल्स, ये दोनों मसल्स है ना, ये आई लेंसेज को छोटा या बड़ा करती है। तो हमारा तो पहले 6x6 का विजन है, अब जैसे ही आपने ये ग्लासेस लगाए, जो स्पेक्टिकल्स लगाए, तो उससे क्या होता है, मसल्स को ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है, कंट्रैक्ट होने लगेगा, मतलब कि खिंचाव होने लगेगा, इसलिए में दर्द होगा। अब जैसे बताओ, ये चीज ऐसे देख रहे हो, यहाँ लेकर क्या होगा, तो क्या होगा, आपकी आंखों पे दबाव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा। हाइपर मायोपिया और फार लॉन्ग साइडनेस, इसमें देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि in this defect a person can see distant object clearly but cannot see nearby object clearly. A person with this defect has the near point farther away from the normal near point 25%. In this case the image is found beyond retina. होता क्या है कि हमारी जो नियरर पॉइंट होती है, जो साफ साफ देखिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर का है और ये भी 15 सेंटीमीटर का स्केल है, इसमें से हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे, अब ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमारी डिस्टेंस है ये सबसे परफेक्ट मानी जाती है, इतनी। इससे ज्यादा अगर नजदीक जाएंगे तो चीजें हमको ब्लर या धुंधली दिखने लगेगी, आई पे हमारा प्रेशर बढ़ने लगेगा, समझ रहे हैं, आईज पे, मसल्स पे। तो अगर आपको हाइपर मायोपिया या फार या लॉन्ग साइडनेस है तो नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखेंगी, जैसा कि अपोजिट था। सो दिस डिफेक्ट अराइजेस, ये क्यों होता है, हाइपर मायोपिया। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स लार्ज, हमारा फोकल लेंथ ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि फोकल लेंथ अगर रेटिना के पहले बने
फोकल लेंथ मतलब कि जो पॉइंट जहां मीटिंग पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज पड़ रही है और जहां से आ रही है उसके बीच की दूरी। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से टकरा के लौटने वाली जो लाइट होती है वो जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को उसका फोकल लेंथ कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है, ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रेज का जो कन्वर्जिंग एमिटिंग पॉइंट होता है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब आप पहले वाले पिक्चर पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा मायोपिया में यहाँ पर फोकल लेंथ छोटा हो जा रहा था, रेटिना से भी पहले ही मीटिंग पॉइंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हाइपर मायोपिया में क्या है, फोकल लेंथ ज्यादा लंबी हो जाए, मतलब रेटिना पर ना बन के रेटिना के भी बाहर, बिहाइंड द रेटिना अगर इमेज बनने लगे, पहले जी पास का नहीं दिखेगा, आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट, इसमें आईबॉल ज्यादा छोटे होने लगे, आईबॉल का साइज छोटा हो जाएगा, सो दैट द इमेज इज फाउंड बिहाइंड रेटिना। मायोपिया के केस में इलोंगेटेड मतलब कि आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए रेटिना पर इमेज न बन के रेटिना के बिफोर बनती है। क्लियर है? हाइपर मायोपिया में आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले भी ना, रेटिना से और आगे मतलब पीछे की ओर बनता है। आई बॉल का साइज बड़ा हो तो दूर का नहीं दिखेगा। हाँ, दूर का चीजें साफ साफ नहीं दिखेगी। अगर आप उसमें सामने से आपको आई बॉल का पता नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है ना, जैसे वो नहीं कैमरे में लगाते से छुट्टी लगा के आई चेकअप कराते हैं आप लोग, तो शायद कभी कराया हो, तो उसमें जो पिक्चर्स लेते हैं ना, क्लिक करते हैं, उससे पूरा रेंज पता चलता है इसे। तो वो क्लिक 2-3 क्लिक होती है ना, वो मेजरमेंट लेते हैं, मशीनी मेजरमेंट लेते हैं कि कितना साइड आपका क्या है, उसका अप्रॉक्स लेते हैं वो कि इससे आसपास रही होगी बात, और तब जाके वो एक बार एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एग्जैक्ट बताते हाँ भाई आपको पॉइंट इतना या माइनस इतना का चश्मा लगेगा, वो बार बार वो चश्मे का ग्लास चेंज कर करके आपके अनुभव के हिसाब से वो आपको चश्मा देगा। लगवाया चश्मा जी, ऐसा ही होता है। देखेंगे तो हमने क्या किया कि कॉन्केव लेंस था हमारे मायोपिया के लिए, और हाइपर मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करेंगे। दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू रेटिना। ये क्या करता है, देखिए कॉन्केव लेंस जो था हमारे फोकल लेंथ को बड़ा करता था, और कॉन्वेक्स लेंस क्या है, फोकल लेंथ को छोटा करता है ताकि रेटिना पे इमेज बने। डेट्स इट, यही काम है इसका और कुछ भी नहीं। सो नियर पॉइंट, ये तो आपको 3 कंडीशन समझ में आ ही गई होगी। प्रेस बायोपिया क्या होता है जी, इट इज फाउंड इन ओल्ड पीपल। सब कुछ सही नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, अरे प्रॉब्लम की बात हो रही है, सब कुछ ठीक होगा तो प्रॉब्लम आएगी क्यों, इसको क्यों लेके पढ़ाएंगे। अच्छा इजी है, किसी की जान जा रही है, इजी किस तरह से। इट इज फाउंड इन ओल्ड पीपल, जैसे लोग जब ज्यादा एज्ड हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली recedes away with age. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermyopia. या तो नजदीक की चीजें, इससे जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं या तो नजदीक से ना अखबार भी नहीं पढ़ पाते, और दूर में भी कोई आता है तो नहीं पहचान पाते, दोनों प्रॉब्लम होती है। सो इसका कारण क्या है, वीकनेसेस ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल देखिए ये वाला होता है, ये देखिए दोनों तरफ ये जो डोले दिख रहे हैं, ये है सिलेरी मसल। ये लेंस के साइज को कंट्रोल करके, लेंस का साइज ज्यादा लंबा होगा या ज्यादा छोटा होगा, सिलेरी मसल इसको बैलेंस करती है। अगर सिलेरी मसल कमजोर हो गई तो अगर आपको दूर की चीजें देखनी है तो बड़ा करना है, छोटा करना है, वो चीज अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि आप चीजों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। दूसरा, हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। हमारा जो ये आंख का लेंस होता है, ये कांच नहीं होता, मैं आपको बता दूं, एक जेली टाइप का भरा हुआ मटेरियल होता है। जेली होता है ना, जेली और जैम जो खाते हैं उस टाइप का मटेरियल होता है, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट होता है। कांच की तरह ट्रांसपेरेंट तो होता है, लेकिन जेली की तरह अगर खींचे तो ये पूरा खींच जाएगा, और छोड़े तो फिर इस तरह रबड़ की तरह होता है, तो ये भी हार्ड होने लगता है। ये लचीला ना होकर के हार्ड होने लगे आई लेंस, और सिलरी मसल कमजोर होने लगे। ये दोनों कमजोरियों के चलते ही बढ़ते हुए उम्र के साथ हम लोगों को प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम होता है। अब देखेंगे मतलब दोनों चीज, नजदीक की चीजें भी साफ नहीं दिखेंगी और दूर की चीजें भी साफ नहीं दिखेंगी। मायोपिया प्लस मायोपिया और हाइपर मायोपिया का कॉम्बो जी। कैटरैक्ट क्या होता है ये देखेंगे। इट इज अ कंडीशन इन विच
क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। अरे मोतियाबिंद तो समझते हैं ना, मोतियाबिंद। हाँ, तो मेरी मदर के दोनों आईज में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। उसमें होता क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। उसको हिंदी में मोतियाबिंद और इंग्लिश में कैटरैक्ट कहा जाता है। अब होता क्या है, इट इज ए कंडीशन, बुक पे ध्यान, in which crystalline lens of eye becomes milky and cloudy due to growth of membrane over it। जो हमारे आई की जो एक ब्लैक कलर की जो लेंस होती है ना, एक्चुअली ये प्यूपिल होती है, इसके अंदर लेंस होती है। तो इसके ऊपर क्या होता है, या तो मिल्की कलर का, व्हाइट कलर का, नहीं तो ब्राउन कलर का एक झिल्ली जैसी या परत जैसी आ जाती है, ग्रो हो जाती है। लेंस के ऊपर कोई व्हाइट मिल्की कलर की या ब्राउन कलर की झिल्ली टाइप की जो होती है ना, मेम्ब्रेन टाइप की एक चीज ग्रोथ हो जाएगी। अब मान लीजिए जो कांच है उसके ऊपर कोई इस तरह की चीजें आ जाए जो कि ट्रांसल्यूसेंट कर सकते हैं, धीरे धीरे ओपेक भी हो जाता है, तो क्या होगा कि लाइट अंदर लेंस में जाएगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगा, तो उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। बता रहे हैं, it generally occurs among people at old age, this cause partial or complete loss of vision। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे आईज में, जैसे मैं बता रहा हूँ, ज्यादा स्मोकी एटमोस्फेयर में रहते हैं, जैसे गांव की औरतें ना लकड़ी पे खाना बनाती हैं, तो पढ़ते 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 बार बार क्या होता है, वो पॉल्यूशन के चलते वो उसके ऊपर ही परत जमने लगती है, इसलिए होता है कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, ये अधिकतर लंबे उम्र पे ही होता है, मतलब ज्यादा बुजुर्ग लोगों को ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत परत है तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, धुंधला ब्लर दिखेगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा उस पे आ जाए तो बिल्कुल आपका विजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन करके वो एक बटन टाइप का जो होता है ऊपर से परत काट के निकाल देते हैं, काम हो जाता है। बहुत ही आसान ऑपरेशन होता है, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और आपको पता है, हाँ वो रोते हैं जिनको रोना है। लेजर ऑपरेशन होता है, लेजर लगेगा पता भी नहीं चलेगा, बिना बेहोश के कर देते हैं, पता भी नहीं चलता आपको। चींटी काटने की जितना दर्द होगा, मेरी मम्मी बताते थे। These days it is possible to correct the eye defect with contact lenses or through surgical intervention, sorry। आपको पता है कि आज की डेट में है ना, चश्मे नहीं लगाते लोग, बहुत लोग जिनको चश्मा नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस होता है, इस तरह का बटन टाइप का होता है, ऐसे लेके आंख में ऐसे दबा दो तो आंख में फिट हो जाता है, लेंस के ऊपर आ जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। Contact lenses are small lenses placed in contact with the eye, which is the replacement for the traditional spectacles। जो हम चश्मे पहनते हैं उसके बदले उसका भी सब्स्टिट्यूट है, हम वो भी कर सकते हैं। अब आया न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा लाइट चैप्टर जो आप लोग को 8 में 7 में पढ़ाया गया है, उसके अधिकतर चीज इसमें। थोड़ा न्यूमेरिकल्स, मैं न्यूमेरिकल्स आज होल्ड पे रखूंगा क्योंकि सारे बच्चे आएंगे तो फिर है ना वो चिक चिक करेंगे बाद में समझाने के लिए। जो कॉन्सेप्ट है वो केवल समझा देते हैं, ठीक है। थ्योरी पता है मेरे को इजी है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, फिर वो चिक चिक करेंगे ना बताने के लिए फिर से। हाँ बेटे डालेंगे नाइट में, जो कल एसएसटी पढ़ाया था हिस्ट्री वाली, सारी वीडियोज मिल जाएगी आपको, चिंता मत करिए। कल की बात, हाँ नो प्रॉब्लम। आप छुट्टी पे रहो या अगर कहीं हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, नहीं तो वीडियोज तो बनेगी ही बनेगी, जैसे आपकी इच्छा। देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन मतलब कि उसको तोड़ना, ठीक है, बांटना, काटना लाइट को, मतलब कि प्रिज्म के द्वारा हम लाइट को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट 2 लैटरल सर्फेसेस। दो जो सरफेस होगा प्रिज्म में, क्या होगा, अगर सामने से लाइट आएगी, जैसे ऐसे ही प्रिज्म होता है ना, ऐसे लगा रहता है प्रिज्म, समझ रहे, तो उधर से लाइट आएगी तो इधर भी एक कांच का टुकड़ा है,
2 बार कांच से उसको क्रॉस करना पड़ेगा। इधर से लाइट आएगी तो फिर इधर भी ऐसे है, तो इधर से और इधर से दोनों तरफ से निकलना पड़ेगा उसको, इस तरह से होता है। सो इंक्लाइन टू ईच अदर, और दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे इंक्लाइन होगी। प्रिज्म ऐसे ही बनती है ना, इंक्लाइन मतलब एक दूसरे पे झुकी हुई होगी। अगर इधर वाला कॉर्नर देखेंगे तो ये भी एक दूसरे पे इसी तरह झुका होगा प्रिज्म। So it has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces। ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगुलर बेस होगा, इस तरह ट्रायंगल जैसा बेस हो गया, तो ऊपर और नीचे। और मान लीजिए ये ट्रायंगल है इधर नीचे, तो एक यहां लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल। अरे वो कैरिडोस्कोप जो बनाया था ना उसी तरह का। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा रेक्टेंगुलर इस तरह लगा देंगे। समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे ट्रायंगल का बेस रख देंगे और नीचे रख देंगे, बन गया प्रिज्म, हो गया। ठीक है, सो it has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces। The angle between 2 lateral surfaces is called angle of prism। अब मान लीजिए कि 2 lateral surfaces के बीच में जो एंगल बन रहा है, 2 हमने स्केल रखा है या मोबाइल रखा, जो भी बना के दिखाया आपको, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को प्रिज्म का एंगल कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जैसे कहीं से भी लाइट आएगी तो देखिए यहां से लाइट आ रही है, फिर इधर से जा रही है, तो किस तरह से कहां पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो भी आपको दिखाया जाएगा। आपको जो डायग्राम दिख रहा है इन द डायग्राम, अच्छा रुकिए ना, इन द डायग्राम गिवन अबव अ रे ऑफ लाइट PQ, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए PQ जो रे है आपकी, PQ, ठीक है, इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये बाहर एयर ही होगा, इससे प्रिज्म एक ग्लास की चीज होती है तो ग्लास में इंटर होती है, PQ एयर एंटर होती है। एयर बाहर तो एयर ही है ना, जैसे यहाँ से कोई लाइट आएगी तो एयर के थ्रू आते हुए फिर कांच में या प्रिज्म में इंटर करेगी, क्योंकि प्रिज्म ग्लास का ही बना होता है। एयर कैसे एंटर हो सकती है? एयर के थ्रू, एयर से होती हुई लाइट आएगी और फिर ग्लास से इंटर करेगी। फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस AB, आपको सरफेस AB दिख रहा होगा, कितनी गया AB भाई, AB ये सरफेस है हमारा, है ना, ये पूरा AB है, इस सरफेस पे इंटर कर देता है। ओके, सो द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पर है, तो ये नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगी, सॉरी नॉर्मल क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है ना, यार फिर पूरा मोबाइल सेटअप करना हो पॉसिबल नहीं। मैं अब वहां देखो ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आएगा, कोई बना के लाने की, मैं समझा रहा हूँ, देखिए ना। अब यहाँ PQ पॉइंट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, AB सरफेस पे यहाँ टकराने के बाद देखो है ना एक लाइन जो मुड़ रही है यहाँ पर सीधी, राइट 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ रही है, सीधी मुड़ नहीं रही है राइट की साइड में, बट ऊपर उंगली कर रही है। देखो यहाँ देखो, ये लाइट यहाँ पड़ी तो ऐसे नहीं मुड़ रही है, देखिए, अरे इधर मुड़ी है, और क्या इसमें क्या है, नॉर्मल लाइट है, हाँ ये नॉर्मल होती है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस से भी द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ वो मुड़ गई। एट द सेकेंड सरफेस AC, आपको अब AC दिख रहा होगा, AC की तरफ मुड़ी है ना, ये AC लाइन है सरफेस, इसकी तरफ मुड़ गई। उसके बाद क्या होगा, द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब यहाँ पे ग्लास से एयर में इंटर करेगी, तो ये R पॉइंट की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, AC enters from glass to air, so it bends away from the normal, अब away से वो bend हो जाएगी। फिर the above diagram show refraction through a prism, इसी को refraction through prism कहते हैं। अगर आपको किसी लाइट को पॉइंट R पे लेकर के जाना है तो आपको इस एंगल पे रखना होगा कि पॉइंट Q पे वो टक्कर हो उसकी,
फिर वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो मुड़ जाए, और फिर वहां से जितना डिग्री पी क्यू का है, पी क्यू बी का है, उतना ही सी एम आर का है। बात समझ रहे? जो इंसिडेंट ऑफ रे का जितना एंगल होता है, जो लाइट जाती है उसका नॉर्मल से जितना एंगल बनता है, ये सॉरी ये वाला देखिएगा, ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड जो रे होती है उसका भी एंगल उतना ही बनेगा, इसलिए पॉइंट आर की तरफ आएगा। तो पी क्यू, आप देखते जाइए, सुनिएगा, उस पर ध्यान। पी क्यू इंसिडेंट ऑफ रे है, एम आर इमर्जेंट रे है, एम आर जो देख रहे हैं आप, ये एम आर इमर्जेंट रे है, क्यू एम रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू एम कहां देख रहे हैं, क्यू और एम दिख रहा है ना, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है सबसे ऊपर, ठीक है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई, एक सेकंड को मेरे को इरेज करना है, जहाँ पे मीट हुई है, हाँ बिल्कुल, नहीं मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, ये आई आपको ये दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे एंगल बनेगा, इंसिडेंट बनेगा ना, इंसिडेंट ऑफ रे का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहाँ बनेगा, एंगल ई पर, छोटा ई कहाँ लिखा है, ये दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला बनेगा आपका, जहाँ से निकलेगी कोई जी हाँ, जो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के जो आगे जाएगी। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर देख रहे हैं आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये टकराई और यहाँ पे लौट गई, ये जो एंगल बनेगा ये वाला। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन डी पे बनेगी, ये डी दिख रही है आपको, पॉइंट डी, एक सेकंड रुकिएगा मेरे को जरा एक बार इसको और बड़ा करना है, मुझे भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, देखिए मेरे को ये जो पॉइंट डी आपको दिख रहा है, ये डी, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है जो पॉइंट एंगल डी है, एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएशन का मतलब ये हो गया, अब देखिए मैं आपको और डीपली बताएं, एंगल ऑफ डेविएशन डी होता क्या है, इसको डीपली समझना है हमें, आगे देखते हैं। इट इज द एंगल एट विच द इमर्जेंस रे, ठीक है, इमर्जेंस रे कौन सी है, एम आर, देखिए एम आर कहाँ है, हमारी एम आर इमरजेंस रे ये वाली है, ठीक है ना, एम आर देखिए लाइन कहाँ है, देखिए कहा यह जा रहा है कि इट इज द एंगल एट विच द इमर्जेंस रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे, मेक्स विद द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे पे जहां पर मिलती है, ये लाइन को सीधी लेकर के जाइए और इंसिडेंट रे जो पी थी पी क्यू उसको मिलाते जाइए, जिस पॉइंट पे मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो और भी इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, एंगल ए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंस एंड इज गिवन बाय एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। अब देखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पे है, ए पे है, तो इसका मतलब कि जो अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस प्लस, देखिए एक सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस को प्लस करेंगे और एंगल ऑफ प्रिज्म उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा आई रेफर्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ई सॉरी आई रेफर्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई रेफर्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और उसमें एंगल ए प्रिज्म का है जो माइनस कर देंगे तो पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके जी, चाहिए ध्रुव ने, देखिए बेटा, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, तो अब यही एक से, हेलो नमस्ते बेटे, आ जाइएगा ध्रुव जी। अच्छा अभी थोड़ा 5 मिनट लगेगा एक्चुअली, आप कहाँ हो? ठीक ओके, देखिएगा
डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। हमें पता है कि अभी मैंने 8 क्लास को 7th में 8 में दोनों क्लास में लाइट चैप्टर में पढ़ा है और आप लोग का लेवल लाइट है। तो जो सनलाइट होती है उसका कलर व्हाइट, ठीक है, एंड इट्स मिक्सचर ऑफ अ 7 कलर्स। आपको पता है सूरज का जो प्रकाश है उसमें 7 लाइट होती है। हम इसको पता है विव ब्लू मतलब कि वायलेट, इंडिगो, यहाँ देखिए रेनबो की कलर, बिल्कुल रेनबो के ऊपर ही तो पूरा काम है इसमें। सर हमेशा मिक्स होती है उसमें, ऑलवेज ऑलवेज सन की लाइट तो हमेशा। रेनबो कभी कभार क्यों दिखता है? हाँ, ये सब क्वेश्चन तो ठीक है। रेनबो देखिए बनता किस तरह है कि अब जब बारिश हो जाए, बारिश होने के बाद आपको पता है हवा में मॉइस्चर बना रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स या थोड़ी नमी बनी रहती है, उस पर जैसे ही सन की लाइट पड़ती है तब रेनबो बनता है। तो कंडीशन ये है कि बारिश के बाद उतना मॉइस्चर हो और बारिश के तुरंत बाद अचानक से क्लाउड हट जाए और धूप पूरी अच्छी आ जाए, तब ये बनेगा। तो ऐसे कंडीशन होना चाहिए। दिखेगा तब, बनना होता है हमेशा नहीं बनता, हमेशा नहीं है। वो रेनबो बनेगा ही जब जो ऐसा कंडीशन होगा, हमेशा नहीं बनता। बनेगा कैसे? जब भी बनेगा तो दिखेगा। तो रेनबो में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है। वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। हम लोग बचपन में बेटा जब धूप में सर्दियों में लिखते थे, अभी भी लिखते हैं, तो इससे ना, इससे लाइट के थ्रू सर्कुलर है, तो एक तरफ लाइट पड़ के कभी एक एंगल से निकलेगी ना, तो आपको एक कॉर्नर पे या आपको दिखेगा कि जो लाइट जा रही है 7 कलर उसमें दिखेगा, चमकीली, ऐसा होता है। तो जो भी चीज प्रिज्म की तरह काम करती है उस पे ऐसा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट प्रिज्म की तरह काम करता है। पानी पे नहीं दिखता 7 कलर, कभी नहीं, ऑयल पे दिखता है लेकिन तेल पर। तेल पे तभी तो दिखेगा जब पानी में डालेंगे। हाँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पानी के ऊपर ही जब तेल गिरेगा तो एक तो ऑयल हो गया और नीचे वो है, तो डबल लेयर हो गई। तो प्रिज्म में 2 सरफेस तो चाहिए ना रिफ्लेक्ट करने के लिए, तब जाके उसका रिफ्रैक्शन मतलब कि कलर्स को अलग अलग बांट देने या तोड़ देने का काम होता है। समझ आ रहा बात आप लोग? ठीक है। सो the phenomena of a splitting of white light into its constituent colors when it passes through a prism is called dispersion. मतलब कि बिखराव हो जाना। व्हाइट कलर जैसे प्रिज्म से जाएगी तो व्हाइट कलर जिन 7 कलर से मिलके बना है वो बिखर जाएंगे, बिखरना। तो 7 कलर बिखर जाएंगे तो अलग अलग कलर में दिखेंगे, वही डिस्पर्सन है। और आपको पता है स्पेक्ट्रम में या रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 ही आपको पता है। ये 7 कलर स्पेक्ट्रम बोले जाते हैं। हाँ स्पेक्ट्रम बोले जाते हैं जी, बिल्कुल स्पेक्ट्रम 7 कलर्स बोले जाएंगे आपके। और आगे देखते हैं, Isaac Newton was the first one to use a glass prism to obtain the spectrum of light. आइजैक न्यूटन पहले साइंटिस्ट, पहले आदमी थे जिन्होंने ग्लास का एक प्रिज्म बनाया और उसमें 7 अलग अलग कलर को निकाल के दिखाया। अब देखिए, अब इसमें क्या है, यहाँ पे व्हाइट लाइट का सोर्स है, दिख रहा है, ये सीधे हम दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, नॉर्मल पे जाएगा और नॉर्मल फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के अलग अलग 7 कलर में बिखेर देगा। तो प्रिज्म के दूसरी साइड पे आपको 7 अलग अलग कलर निकलते हुए दिखेंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ बिल्कुल उसी तरह से। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है।